Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस इज़ योर विजय हेयर। और बहुत बहुत दोस्तों आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली थी। जैसे एग्जांपल के लिए वीडियो के 2 पार्ट में हमने चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखी थी। अगर आपने वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो गाइस पहले उन पार्ट को वॉच ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इस वीडियो के तीसरे पार्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं उनको इस पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो के उस पार्ट की तरफ अब मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद से हिस्ट्री आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। क्योंकि चैप्टर का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यानी कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। तो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत पार्ट 3 से ही हुई होगी, जो आप रोम के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूं तो इस पार्ट के अंदर हम आर्टिस्ट और रियलिज्म की बात करेंगे। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। अब दोस्तों रोम के अंदर बहुत सारे कलाकार हुए थे। वो सारे कलाकार जो मूर्तियाँ बनाते थे, पेंटिंग करते थे, साथ में उन लोगों ने, मैं बोल सकता हूँ, पढ़ाने का काम करा। उन सभी चीज़ों को रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, इससे रिलेट कैसे करा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस वीडियो के अंदर जो आप यथार्थवाद शब्द देख रहे हैं, इस यथार्थवाद शब्द के बारे में बहुत से बच्चों को क्लास में कभी डाउट क्लियर ही नहीं हो पाता और बस स्कूल में टीचर्स इनको ऐसे ही पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि आर्टिस्ट और रियलिज्म वाले पार्ट के अंदर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले रियलिज्म के बारे में कि रियलिज्म है क्या, व्हाट इज़ रियलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे रियलिज्म को जिस तरीके से बताने की कोशिश करी गई है उसका मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पेंटिंग को, किसी भी फोटोग्राफिक वाली चीज़ों को, किसी भी स्क्रप्टल को, किसी भी वर्क को अगर हम रियलिस्टिक बना के कोशिश करें बनाने की और उसको बिल्कुल रियल लगे, इस शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए यथार्थवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह शब्द आम तौर पर एक यथार्थवादी फोटोग्राफिक तरीके से चित्रित कलाकृतियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया। मतलब आपको इस पेंटिंग के अंदर एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ये पेंटिंग कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करी गई है कि ये पेंटिंग बिल्कुल ऐसे रियल लग रही है कि रियल के हाथ हैं और रियल में सही में पेंटिंग से निकल के कोई व्यक्ति बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रोम के अंदर उस 15वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड, 15वीं शताब्दी के आसपास लगभग कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जिन्होंने रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद जैसे काम को अंजाम देने की कोशिश करी। अब दोस्तों रियलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। रियलिज्म आर्टिस्ट जो है उसने अपनी पेंटिंग में, अपने स्क्रिप्टिंग में, अपने ग्रंथों में, अपने लेख में, अपनी हर चीज़ में जिसमें वो परफेक्ट है उसको रियलिस्टिक पेश करके कोशिश करा और इसकी वजह से ये काम इतना ज़्यादा फेमस हो पाया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पहले के कलाकार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रेनेसां टाइप व्यक्ति थे और उनकी पेंटिंग को देखकर आज के लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पेंटिंग से रिलेटेड। आप देखेंगे आज के जो प्रेजेंट टाइम के आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो कहीं ना कहीं पुरानी पेंटिंग को देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी पेंटिंग बनाई कैसे गई होगी, है ना। तो इसीलिए रियलिज्म का मतलब होगा किसी भी चीज़ को प्रिटेंड करना बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से, उसे हम रियलिज्म बोलेंगे। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? शुरुआत होती है यहाँ पे हमारी मानवतावादी लोगों की, वो शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। क्योंकि मानवतावाद का मतलब तो आपको पहले से ही पता है। मानवतावाद का मतलब जो हर चीज़ की स्टडी करते हो उसमें शिक्षा का माध्यम नहीं था, बल्कि कला के अंदर यानी कि आर्ट के अंदर, आर्किटेक्चुरल चीज़ों के अंदर और बुक के अंदर,
जिसे आप ग्रंथ बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ चीज़ों का अध्ययन करना ही कहीं ना कहीं रियलिज्म कहलाया। और रियलिज्म में सबसे पहले व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, जिसे आप पूरी तरीके से, इन व्यक्ति ने एक ऐसी मूर्तियाँ बनाने की शुरुआत करी शुरुआती टाइम में, जिसे आप डोनातालो बोलते हैं। डोनातालो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इटालियन स्क्रप्टर थे, यानी कि मूर्तिकार थे। ये ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने परफेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिस पे मेल्स और फीमेल्स की मूर्तियां बनाने की कोशिश करी। मतलब ऐसे संगमरमर के मार्बल्स के पत्थर से मूर्तियां बनाना और उन मूर्तियों के अंदर रियलिस्टिक तरीके से रियलिज्म डाल देना, वो सही मायने में मानवतावाद को एक टर्निंग पॉइंट देता है। दैट इज़ वाई इस चैप्टर का नाम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पड़ा, क्योंकि इटालियन यानी कि इटली यानी कि रोम के अंदर ही ऐसी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। इससे पहले विश्व के अंदर कभी भी ऐसी मूर्तियां नहीं बनाई गई थी जो विश्व के अंदर सही मायने में एक रियलिस्टिक तरीके से पेश होती हो, है ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं, रियलिज्म इतना ज़्यादा फेमस हुआ। और प्राचीन रोम के अगर आप नगरों को देखेंगे, 1000 साल पुराने अगर नगर जब उजड़ गए थे, जब 7वीं सेंचुरी के अंदर इस्लाम धर्म बढ़ रहा था, और इस्लाम धर्म बढ़ने के साथ साथ जो क्रिश्चियनिटी धर्म था ख़त्म हो रहा था, रोम के एम्पायर ख़त्म हो रहे थे, तो फिर भी उसके 1000 साल बाद भी जब इन मूर्तियों को ढूंढा गया, नए नए इलाकों को ढूंढा गया, तो बहुत सारी रोम के अंदर मूर्तियां मिली जो सही मायने में एक आर्किटेक्चरल फॉर्म देने की कोशिश करती है जो आज भी कोई नहीं बना सकता था। यानी कि पेंटिंग्स बनी, मूर्तियां बनी और बहुत सारी बुक्स बनी जो विश्व के अंदर अपना नाम कर गई। इसी वजह से कलाकारों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा गया। अब कुछ कलाकार आपकी किताबों में दिए हुए हैं, सारे कलाकार के बारे में नहीं बताया हुआ है। सारे कलाकारों के बारे में बताएंगे तो सिंपल सी बात ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि जब वो हिस्ट्री में शब्दों का मतलब समझ नहीं पाते हैं तो सोचिए वो एक्सप्लेनेशन को कैसे समझेंगे, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो पेंटर्स थे उन्होंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश खुद से ही करी, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी पेंटर्स की मदद करी ह्यूमन फिगर्स के कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। मतलब मान लीजिए कि ह्यूमन फिगर का स्कल कैसा होगा, हड्डियां कैसी होंगी, हाथ की हड्डियां कैसी होंगी, हार्ट कैसे बनता है। आप तो हार्ट ऐसे बना देते हो अपनी क्लासेस के अंदर, है ना, लेकिन सही मायने में क्या हार्ट ऐसे बनता है? सही मायने में हार्ट ऐसे नहीं बनता है। तो ऐसा हार्ट, रियल हार्ट कैसा होगा, ये लोगों को कैसे पता चलेगा? यानी कि इसमें किसने मदद करी? इसमें मदद करी साइंटिस्ट लोगों ने, फिलोसफिकल लोगों ने बताया। और इसमें से सबसे पहले व्यक्ति हमारे एंड्रियस वेस्लेस थे। एंड्रियस वेस्लेस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सही मायने में सबसे पहले रोम के अंदर लोगों का चीरफाड़ करना चालू करा, यानी कि उनको कटिंग्स करना चालू करा, और जिसे आप डिसेक्शन बोलते हैं, वो शुरुआत करी। और ह्यूमन बॉडी को, इंटरनल पार्टों को देखने की कोशिश करी, और जब इंटरनल पार्टों को देखने की कोशिश करी गई तो उनके रियल ऑर्गन्स की इमेज बनाई गई। यानी कि रोम में इससे पहले जब लाशें होती थी, डेड बॉडीज़ होती थी, उनको दफना दिया जाता था। ये आपको पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन उससे पहले कभी भी लोगों ने कोशिश नहीं करी थी कि ह्यूमन स्केल को समझ पाना, ह्यूमन स्केल कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, एक पूरा नर कंकाल कैसा होता है, मरा हुआ जलने के बाद कैसा बनता है। ये सब दोस्तों उस समय पे रोम के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। दैट इज़ वाई मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वाला पार्ट इसीलिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री आपको इस पार्ट के अंदर देखने को मिल रही है ना, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों उस समय पे जो पादुआ विश्वविद्यालय था, कहाँ पे था वो आपको पता ही है। पादुआ विश्वविद्यालय रोम के अंदर था, और रोम के अंदर ये खुद एंड्रियस जो थे वहाँ पे आयुर्वेद पढ़ाने वाले एक टीचर थे, जिन्होंने अपनी इस एजुकेशन की वजह से सबसे पहले इस सिस्टम को लेके आए जिसे आप फिजियोलॉजी बोलते हैं, है ना, यानी कि शारीरिक क्रिया विज्ञान। इस सब्जेक्ट की शुरुआत करी, और इस सब्जेक्ट की शुरुआत के साथ यहाँ पे ह्यूमन की डेड बॉडी को चीरफाड़ करने की भी शुरुआत यहीं से हुई। तो आप देख सकते हैं कितना क्वाइट इंटरेस्टिंग है रोम का कल्चर। दूसरी बात करेंगे हम पेंटर्स के बारे में।
पेंटर्स यानी कि चित्रकार ने अपनी इमेज को रियलिस्टिक दिखाने के लिए अपनी पिक्चर के अंदर 3 डायमेंशन चीज़ों का इस्तेमाल करा, जिसमें लाइट इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी। इसमें फिर ऑयल कलर का इस्तेमाल करा गया। ऑयल कलर के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी गई कि कैसे रंगों को चटक बनाया जाएगा, कैसे रंगों के अंदर एक स्पेशलिटी दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये 3 डायमेंशन कैसे होगा। मतलब उसी टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं कि रियलिस्टिक चीज़ें आनी चालू हो गई थी और इससे रोम के कल्चर में एक, मैं बोल सकता हूँ, चेंजिंग ट्रेडिशन आया और रोम ने पूरी विश्व को एक नई चीज़ दिखाने की कोशिश करी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इटालियन आर्ट के अंदर लोगों को नया रियलिस्टिक देखने को मिला और यही परंपरा जो 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में रोम के अंदर थी, यही शुरुआत आपको दोस्तों 19वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों के अंदर आ गई थी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यथार्थवाद, रियलिज्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इस हिसाब से देखा जाए तो सही मायने में कलाकारों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाने लग गया। और रोम के अंदर जो भी वेल्दी फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, मैं बोल सकता हूँ क्लर्जी थे, नोबैलिटीज़ थे, उन्होंने ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि विश्व को ये एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों अगले पार्ट के अंदर जो वीडियो का चौथा पार्ट होगा उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यथार्थवाद के व्यक्ति यानी कि रियलिज्म के व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने इतिहास के अंदर अपना नाम कर दिया और उन्हें विश्व में आज भी जाना जाता है उनके काम की वजह से। तो वो क्या है, वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना है, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे जो वीडियो का चौथा पार्ट होगा। इस पार्ट के अंदर आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।